अभी अभी खबर आ रही है कि आपके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। 7 साल पुराना केस है। आपने अभी अभी बीजेपी छोड़ी है, सपा ज्वाइन करने की आप बात कर रहे हैं। ऐसे में 2014 में एक केस था जिसमें आपने कुछ देवी देवताओं के खिलाफ बयान दिए। वो बयान गलत पाए गए या गलत माने गए, इस पे आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है और आपको 24 जनवरी को सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश होना है। आपके खिलाफ तो मौर्य साहब अरेस्ट वारंट आ गया। आपने यहाँ टीम छोड़ी और पुलिस आपके पीछे। वो आने दीजिए। कोर्ट कचहरी भी है, हर चीज का मैं मुकाबला करूंगा। मैं भी हाई कोर्ट का एडवोकेट था। मैं हमेशा न्याय में विश्वास करता हूं, न्यायपालिका में विश्वास करता हूं। न्यायपालिका में मैं कभी वकालत भी करता था, इसलिए जो न्यायिक प्रक्रिया है मैं उस रास्ते से गुजरूंगा, उसका मैं सम्मान करता हूं। आपके हिसाब से कितने ऐसे विधायक हैं या ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी में हैं, जो कि घुटन महसूस कर रहे हैं या जो नाखुश हैं, जो आपकी तरह बीजेपी छोड़ के सपा में आना चाहते हैं या कम से कम बीजेपी छोड़ना चाहते हैं? करीब 5 ने तो छोड़ ही दिया है, लेकिन चर्चा ये हो रही है कि इससे ज्यादा भी दे दिए। मैं कह रहा हूं कई विधायक इस्तीफा दे दिए, कई देने वाले हैं। अभी अभी वन मंत्री दारा सिंह चौहान भी इस्तीफा दे दिए हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। 14 तारीख की जो तस्वीर आएगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की ताबूत में अंतिम कील होगी। तो कितने विधायक हो सकते हैं ऐसे? कोई नंबर है आपके पास? आपके हिसाब से कितने ऐसे विधायक हो सकते हैं जो कि भाजपा छोड़ सकते हैं? चूंकि भारतीय जनता पार्टी सभी विधायकों और मंत्रियों की पेशबंदी करने में जुड़ गई है, मान मनोबल में जुड़ गई है, इसलिए भूल करके भी किसी का नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, आपने बसपा में काम किया बहन जी के साथ, फिर आपने बीजेपी में काम किया योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जी, मोदी जी के साथ, और अब आप सपा में आए। सपा में तो अभी आप जुड़ रहे हैं, लेकिन बसपा के काम करने के कल्चर में, बीजेपी के काम करने के कल्चर में ये तय नहीं है। अच्छा, ठीक। क्या फर्क पाया बीएसपी में रहने में और बीजेपी में रहने में? क्या फर्क पाया आपने? पहली बात तो कहीं आने जाने का प्रमाण पत्र अभी मत दीजिए। वो प्रमाण पत्र हम 14 तारीख को लेंगे। 14 जनवरी को हमारा जब फैसला होगा तब आप प्रमाण पत्र देंगे तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। आपके हिसाब से आपके और बाकी नेताओं के सपा से जुड़ने से क्या फायदा मिलेगा इस चुनाव में? क्योंकि सपा को साधारण तौर पे यादवों और मुसलमानों की पार्टी माना जा रहा है। इस बात पर मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल यह है कि ऐसा जो है, गैर यादव ओबीसी जातियां हैं, उनको अपने टिकट पे लाने में अखिलेश यादव को दिक्कत हुई। 2017 में भी दिक्कत हुई, 2019 में भी दिक्कत हुई। इस चुनाव में ऐसा क्या होगा कि जो मुलायम सिंह के वक्त पे था कि न केवल यादव, न केवल मुस्लिम, बल्कि नॉन यादव ओबीसी भी आते थे सपा के साथ, अब नहीं हो रहा है ऐसा? पहली बात यह कि जो आप बहस कर रहे हैं, ये विषय 14 के बाद आएगा। 14 के बाद इसका उत्तर दूंगा। अभी मैं अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं से घिरा हुआ हूं, उनसे संवाद कर रहा हूं। मीडिया के लोगों को मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, और साथ ही साथ 14 के बाद में विस्तार से आगे की बात करूंगा। चलो, आगे की बात बाद में करेंगे, ठीक है? आगे की बात बाद में करेंगे, पीछे की बात करते हैं। मैं थोड़ा और जानना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के काम करने के तरीके में या उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार में आपने क्या कमी पाई? जो आप देख रहे थे, आप मंत्रिमंडल में थे, कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करते थे, बीजेपी की प्रायोरिटीज में आपने क्या कमी पाई कि आपको लगा कि यह फैसला लेने की जरूरत है? देखिए, बीजेपी की प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश और देश की जनता नहीं, आरएसएस का एजेंडा रहता है। और जब आरएसएस का एजेंडा चलता है तो बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद हो जाती है। एक दूसरे पर टालते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, और आरएसएस का एजेंडा सब पर भारी हो जाता है। और यही कारण है कि कभी कभी ये नेता अपने आप में असहाय साबित हो जाते हैं। केशव मौर्य का बयान आया, वो कहते हैं हम ही से बात कर लेते हैं, हम कोई तरीका निकाल देते, आप क्यों छोड़ के चले गए? कई बीजेपी वाले बोल रहे हैं बात करते कोई रास्ता निकल आता सुलह का। भाई देखो, आप केशव मौर्य जी की बात कर रहे हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं। यद्यपि उप मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में उनकी हालत बेचारे जैसी रही है। वो अपना रोना कभी कभी खुद रोते भी रहे हैं। इसलिए जो बेचारा है, उस बेचारे को मैं अपनी बात क्यों बताऊंगा?
जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता वो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति पिछड़ों के लिए क्या करेगा। इसलिए बेचारे को बेचारे की हालत में रहने दीजिए। आप उनको बेचारा बोल रहे हैं, वो तो डिप्टी सीएम है। अब अगर डिप्टी सीएम भी बेचारा हो तो असली बेचारा क्या होगा उसका? आप डिप्टी सीएम होते हुए भी बेचारे हैं। यही रोना है कि कहने के लिए डिप्टी सीएम है लेकिन हालत बेचारे जैसी है। अच्छा, हमने 2014 के बाद देखा कि कई सारी नॉन जाटव दलित्स, नॉन यादव ओबीसीज बीजेपी के साथ जुड़े। क्या आपको लगता है कि पार्टी इन तमाम कम्युनिटीज, इन तमाम समुदाय के लोगों की जो जरूरतें हैं, जो उनकी हसरतें हैं, उन्हें पूरा करने में कामयाब रही? क्योंकि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है जैसे उन्होंने पहले जीते हैं, उसमें इन नॉन यादव ओबीसीज का बहुत बड़ा योगदान होगा। उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के दम पे बीजेपी उत्तर प्रदेश जैसा चुनाव जीत सकती है। देखिए, वो भी मेरी देन थी। मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी में आया था। बहुत बड़ा जनाधार बहुजन समाज पार्टी से निकल कर मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में गया था। वो भारतीय जनता पार्टी जो 14 साल वनवास झेली थी, रातों रात पहाड़ जैसी पार्टी बन गई। भारतीय जनता पार्टी का बम बोल गया और नतीजा हुआ एक तरफा, उसका चुनाव चल गया और पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। आज मैं भारतीय जनता पार्टी अगर छोड़ा हूं तो जिस तरीके से मेरे छोड़ने के बाद आज बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, उसी प्रकार से मेरे छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का वनवास भी तय हो जाएगा। आपके खुद के हिसाब से, अलग अलग विश्लेषक अपना अनुमान लगाएंगे, आपके खुद के हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक हैसियत क्या है? अगर आप छोड़ते हैं, आपके हिसाब से बीजेपी का कितना वोट कटेगा? आप क्या मानते हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य व्यक्ति नहीं है, वो पूरे प्रदेश के लाखों लाख गरीब, दलित, पिछड़े समाज के नेता हैं। इनके हितों की लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। जब भी जनजातीय अत्याचार पड़ी, पहाड़ की तरह खड़े हो जाते रहे। हाउस में या हाउस के बाहर इनकी बात को मजबूती से उठाते रहे हैं। मंत्री के रूप में जबरदस्त इनके हितों के लिए काम किया है। इसलिए अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कोई निर्णय ले रहे हैं तो प्रदेश का अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ा वर्ग निर्णय ले रहा है।